वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 8 वीडियो। चैप्टर इज नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th हिस्ट्री। बेटा देखिए चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 3.3 गिवन है ये, दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल इन 1848। हम बात करते हैं 1848 बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से क्वेश्चन आता है आपका एनटीएससी में। तो उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लिबरल्स ने कैसे रिवोल्ट किया, कैसे उन्होंने एक पार्लियामेंट फॉर्म की जो फेल होगी, बट फिर भी हम उसको एक इंपॉर्टेंट इवेंट मानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल टू द रिवोल्यूशन ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। तो हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स थी बेटा, क्योंकि हम कहते हैं नेपोलियन के बाद लंबे पीरियड तक हम कहते हैं पूरे यूरोप में फिर मोनार्की का रूल रहा और इसमें पुअर्स ने रिवोल्ट किया, अनएम्प्लॉयड इनकी प्रॉब्लम थी, स्टारवेशन प्रॉब्लम थी, पीजेंट्स वर्कर्स की बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सो इसको लीड किया इन मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास जो एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा एक क्लास था जो मोनार्की के अगेंस्ट था। इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। यहां पे रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेल सफरेज यानी वुमेन के लिए नहीं था वोटिंग राइट, हैड बीन प्रोक्लेम। तो बेटा 1848 में फरवरी में हम बात करते हैं, फ्रांस में फिर से मोनार्की चली गई और रिपब्लिक कंट्री फिर से बन गया ये, और यहां फिर सभी मेल्स को बेटा वोटिंग राइट मिला राइट। इसी का इफेक्ट फिर 1848 में दोबारा पूरे यूरोप में पड़ा, जैसे मेटरनिक ने कहा था, ठीक है, व्हेन फ्रांस नीज द कंप्लीट यूरोप गॉट कॉल्ड, ठीक है। तो वही इफेक्ट हुआ, इसका सीधा इफेक्ट होना था पूरे यूरोप पे। In other part of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungary Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism, okay, संवैधानिक जो रिफॉर्म हुए थे, जो फिर से वहां पे हम बात करते हैं फ्रांस में, तो उनके लिए बड़े सबने डिमांड उठाई विद नेशनल यूनिफिकेशन। इनका मानना था कि बड़े बड़े नेशंस बनने चाहिए और वहां कुछ फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम तभी मिलेगी जब बड़े नेशंस होंगे। ओके देखिए, दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट। अब इन्होंने बेटा सबसे बड़ा काम किया कि इन्होंने जो लोग दुखी थे उसका बेनिफिट लिया राइट। तो पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। तो नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के लिए उन्होंने बड़ा फोर्स किया और उस टाइम की जो कंडीशन थी, लोग दुखी थे, उसका फायदा उठाया मिडिल क्लास लीडर्स ने, ठीक है। तो इनकी जो बड़ी डिमांड थी वो थी द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक संविधान होना चाहिए किसी भी देश का, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये तीन बड़ी डिमांड थी और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस फिर से चला गया था बेटा, ठीक है। इन द जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास। अब जर्मनी में बात करते हैं बेटा, फ्रांस का सीधा से सबसे पहले जर्मनी पड़ा क्योंकि 39 फेडरेशन था ये, नेपोलियन बोनापार्ट इनको इकट्ठा बना के छोड़ गया था और ट्रेडी ऑफ वियना के बाद भी बेटा अलग से फेडरेशन एक साथ ही थे। सो प्रोफेशनल बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिशियन केम टुगेदर। तो ये पढ़े लिखे प्रोफेशंस बेटा, प्रोफेशन वाले, बिजनेस क्लास और प्रॉस्परस यानी अमीर जो आर्टिशियंस थे वो सब बेटा इकट्ठे हुए सिटी इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट सिटी है जर्मनी का बेटा, ओके, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने सबने मिलकर किया कि चलो हम भी एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, जैसा आपने 1789 फ्रांस में एग्जांपल देखा था, 1789 नेशनल असेंबली बनी थी वहां फर्स्ट राइट। तो उन्होंने भी जर्मन नेशनल असेंबली का कंसेप्ट रखा और इसके बाद एक डेट आती है, नोट कर लेना प्लीज, 18 मई 1848। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन ए फेस्टिव पोजिशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो फ्रैंकफर्ट सिटी में बड़ा चर्च है, चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो इसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाएगी और जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव थे, लगभग सारे जर्मन जो स्टेट से 18 जो कन्फेडरेशन 38 स्टेट्स का, ठीक है। द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने जिसे फर्स्ट मीटिंग में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बना लिया, रूल रेगुलेशन बना लिया कंट्री के रिगार्डिंग, फॉर ए जर्मन नेशन टू बी ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम IV। और फ्रेडरिक विलियम IV जो था बेटा पर्शिया का किंग, उसको बेटा इन्होंने क्राउन की पेशकश रख दी कि राजा तो होना चाहिए, यानी वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम कह सकते हैं इसको, जो फ्रांस में स्टार्टिंग में आई थी। तो लगभग वही मैटर रखा कि देश चलेगा संविधान से, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बट यहां पे एक राजा भी होना चाहिए। तो वो क्राउन किसको रखा इन्होंने, विलियम II, जो जर्मनी फेडरेशन के 7 पर्शिया का काफी इफेक्ट था जर्मनी पे, 38 जो आपके इनके स्टेट्स थे राइट।
तो फ्रेडरिक विलियम को बेटा इन्होंने क्राउन की पेशकश की, आप हमारा राजा बनिए और ये सारा एक कंट्री बन जाएगा, नेशन बन जाएगा काफी बड़ा। देन द किंग पर्शिया ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। बट विलियम, जो फ्रेडरिक विलियम था, उसने इसका बड़ा अपोज किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। इवन वो दूसरे मोनार्क से मिल गया इसका अपोज करने के लिए। इलेक्टेड असेंबली गलत थी क्योंकि अधिकतर कंट्रीज मोनार्की को फेवर करते, किंग कोई नहीं चाहता था कि ऐसी इलेक्टेड असेंबली हो, ठीक है। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, इसके बाद हम कहते हैं एस्ट्रोक्रेट जो थे, जो रॉयल पर्सन थे, क्लर्की, नोबल वगैरह, उन्होंने भी इसका अपोज किया। मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, मिलिट्री भी काफी स्ट्रांग थी, उसने भी इसका अपोज किया। द सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और सामाजिक हम कहते हैं ना एक्सेप्ट करता है कोई, राइट, सामाजिक ना एक्सेप्टेंस होती है किसी गवर्नमेंट की, वो इसको नहीं मिली बेटा, और ये पार्लियामेंट इरोडेड, यानी इरोडेड खत्म सी मानी गई, समाज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, इसके अब कुछ डिमेरिट्स थे कि पहला था बेटा इसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ज्यादा डोमिनेट करती थी, ठीक है। इन्होंने रिच क्लास, एलिट ग्रुप या पुअर लोगों को इसमें ऐड नहीं किया। हु रेसिस्ट द डिमांड ऑफ वर्कर्स, तो ये वर्कर्स की डिमांड को रेसिस्ट करते थे, और आर्टिशियन एंड कॉन्स्टेंटली लॉस देयर सपोर्ट। तो जो वर्कर्स है आर्टिशियन उनकी डिमांड नहीं रखेंगे तो उनका सपोर्ट ने लूज कर दिया। देन इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। लास्ट में ट्रूप्स बुलाएगी बेटा, आर्मी बुलाएगी, और लास्ट में इस असेंबली को फोर्सली डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। यही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहलाई, यही आपका क्वेश्चन आता है 18 मई 1848 बेटा एनटीएससी में, ठीक है। चलिए, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, राइट टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अब ये लिबरल की पहली मूवमेंट थी जर्मनी में बेटा, और हम कहते हैं ये भी कंट्रोवर्शियल क्योंकि यहां वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया था। इसमें भी जैसा फ्रांस में आपने देखा था, तीनों गवर्नमेंट बनी, नेशनल असेंबली बनी, कन्वेंशन बनी, और वो 5 डायरेक्टर रूल रहा, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, तो किसी में भी वुमेन को नहीं दिया गया था सफरेज मूवमेंट, राइट, उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो यहां भी यही था। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर्स, जिस लिबरल ग्रुप्स के मूवमेंट्स में, राइट, इनके क्लब्स में वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उन्हीं को बेटा यहां राइट्स नहीं दिए गए थे, पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट में एक ही सबसे बड़ा राइट था, वोटिंग राइट, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स में सबसे बड़ा राइट होता है वोटिंग राइट बेटा, ठीक है। देन वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल, इसके बाद बेटा वुमेन ने अपनी खुद की, महिलाओं ने अपनी एसोसिएशन बनाई, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन। इन्होंने डेमोस्ट्रेट भी किया, रैलियां की, राइट, पॉलिटिकल मीटिंग्स की, अपने ग्रुप बनाए, न्यूज़पेपर भी लिखे। चलिए, इसके नीचे एक फेमिनिस्ट, फिर से आपकी डेफिनेशन है, पॉलिटिकल में भी फेमिनिस्ट आई थी बेटा टर्म, याद हो तो, ए अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स, यानी मेल फीमेल दोनों में बेटा इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर राइट्स हो, इसकी हम बात करते हैं फेमिनिस्ट में, ठीक है। चलिए बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ एक बॉक्स दिया है, सोर्स सी, इसको देखते हैं। इसमें 2 पर्सन्स के बारे में है। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं बेटा, यहां है कॉल वेल्कर, ठीक है, ये जर्मन प्रोफेसर थे बेटा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग व्यूज। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मेंबर थे, अपने व्यूज रखे हैं। नेचर हैज क्रिएटेड द मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। मैन द स्ट्रॉन्गर, द बोल्डर एंड फ्रीड ऑफ द टू हैज बीन designated as protector of the family. It provide meant for public task in the domain of law, protection and defense. तो ये मेन का रोल, उसने मैन का रोल बताया कि वो घर से बाहर रहता है, पब्लिक डोमेन में रहता है, प्रोटेक्शन, लॉ, डिफेंस, ये सब उसके काम है, ठीक है। और वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, बोल्डर होना चाहिए, राइट। अब वुमेन की बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कार्ल वेल्कर के अकॉर्डिंग। तो वुमेन द वीकर, ये कमजोर है, उसको स्ट्रांग, इसको वीकर बताया। डिपेंडेंट है ये, राइट, एंड टिम्ड, यानी टिम्ड पालतू जैसे जानवर होता है, इस तरह से की बात कर रहे हैं। रिक्वायर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, ये मैन की प्रोटेक्शन इसको रिक्वायरमेंट है, मैन प्रोटेक्शन के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकती। हर स्पीयर इज द होम, उनका लगभग पूरा संसार क्या है, उनका घर ही है। तो इनका एक व्यू था वुमेन के अगेंस्ट, उसको यहां समझाया बेटा, ठीक है। इसके बाद फिर एक फीमेल का व्यू दिया है बेटा, लुइस ओटो पेट्रोस। इन दोनों का ये याद रखना कि बेटा जो कॉल वेकर है वो मेल सपोर्ट में था, फीमेल के वोटिंग राइट के अगेंस्ट था, पॉलिटिकल राइट्स के अगेंस्ट था। अब लुइस ओटो पेट्रोस की बात करते हैं, ये जर्मन में ये भी सफरेज मूवमेंट में एक फीमेल लीडर थी बेटा, काफी फेमस हुई है।
इनका पीरियड दिया 1895 तक रही हैं। वाज ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज हु फाउंडेड ए वुमेन जर्नल, इन्होंने वुमेन जर्नल यानी एक न्यूज़पेपर टाइप से निकाला, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाई इसने। द फर्स्ट इश्यू ऑफ न्यूज़पेपर 21 अप्रैल 1849 कैरिड द फॉलोइंग एडिटोरियल। अब उसने पहले न्यूज़पेपर में सबसे पहले दिन एडिटोरियल लिखा, उसके कुछ लाइंस दिए, देखिए लाइंस कई बार आ जाती हैं। लेट अस आस्क हाउ मेनी मैन possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty। कितने मेल हैं, मैन हैं जो सेक ऑफ लिबर्टी, आजादी के लिए लड़े हैं, मरे हैं। वुड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ द एंटायर पीपल, क्या वो सिर्फ मेल की फ्रीडम के लिए लड़े हैं, स्ट्रगल किया, या सभी के लिए लड़े हैं? इसने क्वेश्चन पूछा है सोसाइटी से। ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, क्या वो सभी, पूरी ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं बेटा, क्या वो सभी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या सिर्फ अपने लिए? या क्वेश्चन मार्क है। व्हेन आस्क्ड दिस क्वेश्चन दे वुड ऑल टू इजीली रेस्पॉन्ड विद ए यस। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कहेंगे हाँ, हम सारी मानव सभ्यता के लिए हमने ये मूवमेंट्स वगैरह लाए थे या फ्रीडम स्ट्रगल लेके आए थे। तो थ्रू दिस अनटर्निंग एफर्ट आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ वंस हाफ द ह्यूमनिटी। बट अगर लड़े सबके लिए थे तो इसका बेनिफिट सिर्फ एक ह्यूमनिटी की आधी जनसंख्या जो मेल है, लगभग हम 50% मानते हैं, क्या उन्हीं के लिए है? ओनली मैन। बट लिबर्टी इज इंडिविजुअल, लिबर्टी इंडिविजुअल है, सभी के लिए होनी चाहिए। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेंट टू द सराउंडेड बाय द अनफ्री। तो एक मेल है वो तो फ्री है, बट उसके आसपास की फैमिली में जो महिलाएं हैं वो सब अनफ्री है। तो कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसा मूवमेंट है, कैसा इसका रिजल्ट है? ठीक है, तो इसको प्लीज दोनों को कर लेना बेटा। लुइस ओटो पैटर्स, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फेमिनिस्ट थी, ये फीमेल के सपोर्टर में थी, और कार्ल वीकर जो ऊपर दिए बेटा वो इसके अगेंस्ट है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, कंटिन्यू करते से। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, तो उनको डिनाई था, किस चीज के लिए मनाई थी बेटा? कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर दी है, जो एक चर्च है बेटा, इसमें जीसस क्राइस्ट की पिक्चर वगैरह दी है और इसमें सेटिंग दी है। ठीक है, चलिए इमेज के नीचे दिया है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च सेंट पॉल, कंटेम्पररी कलर प्रिंट, नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। तो ये पुरानी एक पेंटिंग है बेटा, और इसमें ऊपर गैलरी में यानी एज ए व्यूवर्स वुमेन अलाउ थी, तो वुमेन्स को ऊपर गैलरी में उनको जगह मिलती थी बेटा। ठीक है, ओनली वो देख सकती थी, डिसीजन ले नहीं सकती थी या पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। चलिए, सो दे डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। तो जब फ्रैंकफर्ट असेंबली के इलेक्शंस हुए बेटा, हमने 831 सब मेंबर देखे थे ना, तो इलेक्शन में फीमेल को बेटा राइट नहीं दिया गया कि वो चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव। When the Frankfurt Parliament convenes in the church St. Paul, women were admitted only as observer. Women को परमिशन सिर्फ किसकी मिली? ऑब्जर्वर की, यानी ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हैं ओनली, एज ए पैसिव सिटीजन हम कह सकते हैं, जो हमने फ्रांस में देखा था। टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, तो विजिटर गैलरी थी उनके लिए, राइट। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, और कंजर्वेटिव सफल भी हो गए क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी लिबरल मूवमेंट में, और नीचे इसको सप्रेस कर दिया। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर्स, वो दोबारा जो पुराने ऑर्डर्स उनको दोबारा रिस्टोर नहीं चाहते थे, जैसे फ्रांस में हुआ था। मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। अब बेटा देखिए, सबसे बड़ा था मोनार्क से यहाँ कुछ शिक्षा ली इससे कि हमें कुछ सुधार करने होंगे, राइट। नहीं तो ये साइकिल चलता रहेगा, कभी मोनार्की फिर रिपब्लिक, फिर मोनार्की रिपब्लिक, ये चलता रहेगा। तो रेवोल्यूशन होते रहेंगे, इनको रिप्रेस करते रहेंगे, इस साइकिल को हमें एंड करना होगा। और कैसे करना होगा? ग्रांटिंग कंसेशन, हमें कुछ इनको कंसेशन देने होंगे। इसमें सबसे अच्छा इंग्लैंड को, फिर मैं बार बार एग्जांपल देता, इंग्लैंड बेस्ट था बेटा, वहां आज भी मोनार्की हम कह सकते हैं, तो आज भी किंगशिप है, रिपब्लिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट है, बट अब भी किंगशिप है बेटा, क्वीन है, ओके। तो उन्होंने ऐसे कंसेशन देते रहे, और कभी भी बड़ी रिवोल्ट बेटा इंग्लैंड में नहीं हुई, बट जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इन सब कंट्री में बड़ी बड़ी रिवोल्ट हुई, इटली वगैरह सब में हुई। सो उन्होंने कंसेशन देने की बात की। हेंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्की इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। तो जो वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस है, वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो इसमें फ्रांस की बात करते हैं बेटा, राइट। बिफोर 1815 से पहले जो चेंजेस आए उन्होंने अपने आप ही चेंज किए। अब क्या चेंज थे बेटा, इनको नोट करना प्लीज। फर्स्ट वन, द सेफर्डम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश। सेफर्डम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया। इन द हैम्सबर्ग डोमिनेशन एंड द रशिया, अब वो ईस्टर्न एरिया में यानी इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी का जो पूरा कंट्रोल हैम्सबर्ग के अंडर था, वहां पे इसको रिमूव कर दिया गया। रशिया में भी रिमूव कर दिया गया। द हैम्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867,
और यहाँ जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे, हंगरियन जो थे, ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल था हैम्बर्ग का, उनको बेटा ऑटोनॉमी दे दी गई। ऑटोनॉमी मीन्स अपनी फ्रीडम दे दी गई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये थोड़ा बदलाव आया अगर हम कहते हैं मोनार्कीज में, ठीक है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स की बात करें तो आइडियोलॉजी वर्ड दिया है बेटा, आइडियोलॉजी बहुत बार आया है। सिस्टम ऑफ आइडिया रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, एक सोशल या पॉलिटिकल जो विजन है, आइडिया है, एक प्रकार से ना दर्शन हम कह सकते हैं या सोच कह सकते हैं, उसको आइडियोलॉजी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ आपका ये वीडियो नंबर 8 ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो 9 में मिलेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। तो आगे हम बेटा कुछ नेशन बनने की जो प्रोसेस थी उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।